नमस्कार। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ विदाई संभाषण, जो बाल मुकुंद गुप्त जी का प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंध शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। चिट्ठे शब्द से एक कहावत दिमाग में आ जाती है, जिसमें कुछ इस तरह से कहा जाता है कि मैं तुम्हारे सब कच्चे चिट्ठे खोल दूंगा। यहाँ भी वही बात लागू होती है। दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान किस किस तरह के अत्याचार भारतीय सहन करते थे, उसका कच्चा चिट्ठा खोलने का कार्य मुकुंद जी का काल्पनिक पात्र शिव शंभू कर रहा है, जो सदा भांग के नशे में मस्त रहता है तथा सबके सामने खरी खरी बात यानी कड़वी परंतु सच्ची बातें कहता है। यह पात्र अंग्रेजों के शासन की बखिया भी उधेड़ता है, सबकी पोल खोल देता है। लेखक ने अंग्रेज सरकार के कारनामों की पोल खोलने के लिए इस पात्र की कल्पना की होगी, ताकि वह स्वयं सुरक्षित रह सके और व्यंग्यात्मक चोट भी हो और पाठ में रोचकता और लोकप्रियता अच्छी शैली भी हो। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है। ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड कर्जन 2 बार वायसराय के पद पर रहा था, सन 1899 से 1904 तक और फिर 1904 से 1905 तक। वायसराय पद के अधिकार आज के प्रधानमंत्री के बराबर होते हैं। लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य था भारत की सरजमी पर ब्रिटिश शासन का वर्चस्व बढ़ाना, उसकी जड़ें मजबूत करना। इसके लिए उसने भारतीय क्रांतिकारियों का वैर विरोध शांत करने हेतु बंग भंग योजना भी बनाई थी। बंगाल का विभाजन कर वह देशवासियों की एकता को भंग करना चाहता था, परंतु इसका परिणाम उसको उल्टा ही भोगना पड़ा। स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन भड़क उठे। इसमें लॉर्ड कर्जन के पांव लड़खड़ा गए। वह इंग्लैंड वापस जाने का बहाना खोजने लगा। कर्जन ने इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा अनुसार नियुक्त करना चाहा, परंतु उसकी बात को सरकार ने नहीं माना। कर्जन अपनी सफलता के मद में चूर था, इसलिए उसने इस्तीफे तक की धमकी दे डाली, पर उसकी आशा के विपरीत अंग्रेजी सरकार ने उसका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया और वह भारत से जाने पर मजबूर हो गया। ये पाठ विदाई संभाषण इसी विदाई से रिलेटेड है। विदाई अर्थात बिछड़ने के समय सभी लोग कुछ न कुछ भाषण जरूर देते हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पर कार्यरत क्यों ना हो। अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या अचीवमेंट किया, अच्छा किया, बुरा किया, सब कुछ शेयर करते हैं। जाते समय अक्सर लोग सद्भावना ही जाहिर करते हैं। लॉर्ड कर्जन शासन अंत होने पर अपनी विदाई में क्या कहते या क्या नहीं कहते, ये सब का वर्णन आपको इस पाठ में देखने को मिलेगा। पाठ शुरू करने से पहले साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उनका जन्म सन 1865 में और मृत्यु सन 1907 में हुई थी। इनकी भाषा खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में ये सर्वोपरि थे। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में इनको देखा जाता था। बाल मुकुंद राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार भी थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। साहित्य सृजन का मतलब साहित्य रचनाओं को लिखते रहते थे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। वो सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं थे, ना कि कोई क्रांतिकारी थे, परंतु लेखन के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता स्वाधीनता के संग्राम में उन्होंने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया था। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद थी। निर्भीकता का मतलब होता है बिना डरे हुए बेबाक लिखना। साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए थे। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो महान साहित्यकार थे, द्विवेदी युग उन्हीं के नाम से है, लंबी बहस की। इस तरह से अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस यानी बेबाक राय रखी है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा आदि रही हैं। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति थी। व्यंग कृति इसलिए क्योंकि उस समय सबको आज़ादी नहीं थी अपनी राय रखने की,
या लेखन में भी ऐसी चीज़ें शामिल करने की, इसलिए उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करके अपने आप को छिपा कर और कहना चाहिए इनडायरेक्टली उनका विरोध किया था। शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश जो आप पढ़ रहे हैं, विदाई संभाषण, यह पाठ भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, जिसका मैंने आपको सेशन पहले भी बताया है, शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। यानी उन्होंने जो भी अंग्रेज़ों का कच्चा चिट्ठा था वो सब खोल दिया था। जरिया किसे बनाया है? शिव शंभू नाम के काल्पनिक चरित्र को। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए। विकास तो हुआ, लेकिन किसके लिए? हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों के लिए, उनकी धाक जमाने के लिए। नए नए आयाम बनाए गए, किंतु उनका सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना, गोरों अर्थात अंग्रेज़ों का, एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना। जो भी वो बढ़ोतरी यहाँ पर कर रहे थे, विकास कर रहे थे, वो सब अंग्रेज़ों के लिए था, हिंदुस्तानियों की उन्नति के लिए नहीं था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी, यानी उनके कदमों को जमाने का काम भारत में। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। निरंकुश शासन कर रहे थे अंग्रेज़। निरंकुशता का मतलब होता है बिना किसी दबाव के, बिना किसी अंकुश लगाए हुए जैसा चाहते थे वो हिंदुस्तानियों के साथ करते थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रेस यानी प्रेस मीडिया, यानी अखबार पत्रिका में भी किसी को भी अपने ओपिनियन जाहिर करने का अधिकार नहीं था। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सब बात की जा रही है लॉर्ड कर्जन की, और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी दिखाई जाएगी। दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है, और ये कोशिश तब हुई है जब लॉर्ड कर्जन को वापस जाना था। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। कोई भी आतंक अगर अपना जाहिर करता है तो उसका असर पूरी जनता पर होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो और या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। उसकी स्थिति राजा जैसी थी भारत में। यह उस समय लिखा गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग और रवानगी के साथ ही यह साहसिक गद्य का एक नमूना है। चैप्टर यहाँ से शुरू है। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन का इस देश में अंत हो गया। यहाँ पर अंग्रेज़ों को संबोधित करते हुए, यानी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लेखक कह रहे हैं कि आपके शासनकाल का भी इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो शाश्वत है, हर चीज़ नश्वरता से भरी हुई है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। चिरस्थायी का मतलब हमेशा के लिए, लंबे टाइम के लिए। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार ना आप ही का था, न इस देश के भारत के निवासियों को भी ऐसा लगता था कि लॉर्ड कर्जन का आतंक जो है हमेशा के लिए स्थिर हो गया है। इसलिए इन्होंने ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया कि निवासियों को भी ऐसा लगता था कि वो लंबे टाइम के लिए यहाँ पर वायसराय हो जाएंगे। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है, और ये तीसरी शक्ति ईश्वर के लिए कहा गया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, परंतु उस प्लानिंग को पूरा करना असंभव सा है, क्योंकि यहाँ पर समय का और ईश्वर का प्रकोप अचानक दिखाई देता है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है, किसी का काबू नहीं है उस पर। विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। करुणोत्पादक का मतलब दया और दुख उत्पन्न करने वाला। किसी का भी विक्षोभ जब होता है तो वहाँ पर दुख की उत्पत्ति होना आवश्यक ही है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। इतना आतताई होने के बावजूद भी जब हम किसी की विदाई करते हैं तो उस समय दया और दुख वाली बात उत्पन्न हो जाती है। ये भारतीयों की अपनी संस्कृति है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे। यानी जब दूसरी बार उसका सिलेक्शन हुआ वायसराय के रूप में, तो भारत के लोग जो थे वो प्रसन्न नहीं थे।
वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवें, कभी भी नहीं आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। यहाँ पर पधारे शब्द का मतलब किसी को बुलाना नहीं है, बल्कि वहाँ से जाने के लिए इस्तेमाल किया गया ये शब्द, यानी यहाँ से पधारें यानी यहाँ से जाएं। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद हो रहा है। तो सोचा तो ये था कि इतना आतताई व्यक्ति जो है वो यहाँ से शासक चला जाए, उसमें खुशी की बात थी, लेकिन सबने इस बात को विदाई के समय हर्ष की तरह नहीं, विषाद की तरह लिया, यानी सबको दुख हो रहा है। इसी के से जाना कि बिछोड़न समय जो होता है करुणों उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है, यानी सब बैर बुराई एक दूसरे से दुश्मनी वाले भाव खत्म हो जाते हैं जब किसी की विदाई होती है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछुड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। वहाँ पर यानी इंग्लैंड में या विदेश में जाकर किसी ने नहीं देखा कि वहाँ विदाई होती है तो क्या होता है, लेकिन भारत का जो क्रम है वो सभी हम जानते हैं कि सभी लोगों को, यहाँ के पशु पक्षी हों चाहे जो भी हों, सब विदाई के समय दुखी ही होते हैं। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा गया है। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थीं, उनमें एक अधिक बलशाली थी और एक जो थी वो कमज़ोर थी। तो जो बलशाली गाय थी उसको बहुत परेशान करती थी सीधी गाय को। तो एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय, यानी जो परेशान करती है वो गाय, पुरोहित को दे दी गई, यानी वहाँ से जा रही थी। और जब वो चली गई, देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, जबकि वो उसको परेशान करती थी। वरन उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ लगाना तो कठिन है। आगे भी इस देश के जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना ही पड़ा, यानी आगे भी जो भी आएंगे और इससे पहले भी जो आए, उनका कभी न कभी अंत तो हुआ ही है। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, यानी आपसे पूर्व भी बहुत सारे ब्रिटिश शासक यहाँ पर आए थे और वो उनको जाना पड़ा अंततः, और आप भी चले गए, यानी जैसी परंपरा आपकी चली आ रही है वही कंटिन्यू है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है, बल्कि आपके साथ तो बहुत ही ज़्यादा दुख का विषय है जिस तरह से आपको जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी एक तरह से बेइज्जती हुई थी जब उनका इस्तीफ़ा जो था वो मान लिया गया था। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था। सूत्रधार का मतलब जो संचालन करता है, किसी कार्यक्रम का संचालन करने वाले को सूत्रधार कहते हैं। और यहाँ सूत्रधार शब्द का प्रयोग लॉर्ड कर्जन के लिए किया गया है, क्योंकि उनको भी ऐसा नहीं लगता था कि कभी उनका शासन का अंत होने वाला है। उससे जो खेल सुखांत समझकर खेलना प्रारंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। उसे भी नहीं पता था कि जो सोच रहे थे कि बहुत सुख प्राप्त होने वाला है और उसका अंत इस तरह का होगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था और अंत में घोर दुख के साथ कैसे हुआ। ये जो उनकी विदाई हो रही है, जिस तरह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, ये बहुत दुख का विषय था और यही बात सिद्ध करने के लिए लेखक ने ऐसा कहा है। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। ये कौन है लीला करने वाला, ये ईश्वर के लिए उन्होंने संकेत किया है।